वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम स्टडी करेंगे सम एडिशनल पॉइंट्स रिलेटिंग टू पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब हम कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज इन व्हेन वी आर रियलाइजिंग कैश, जैसे जैसे कैश रियलाइज होती है वो ऑर्डरली पेमेंट करते जाते हैं। तो वहाँ कई बार क्वेश्चन में कुछ एक पॉइंट्स हमें एक्स्ट्रा दे रखे होते हैं विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश राइट एट दैट टाइम, या जो इन आपके पार्टनर की कोई एडजस्टमेंट्स हैं, तो इनको क्वेश्चन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहला है मिनिमम बैलेंस टू बी केप्ट। मतलब अगर हमें कुछ कैश बैलेंस अपने पास रखना है, इसका मतलब इतना बैलेंस हमें यूज़ नहीं करना है। सो इसमें क्या करते हैं, राइट इन द बिगनिंग ऑफ द प्रॉब्लम आप सेपरेट कर लो इतनी कैश। ठीक है, आप सेपरेट कर लेंगे मिनिमम कैश बैलेंस विच यू रिक्वायर। मान लो आपने स्टार्ट किया अपनी ये स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैश डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने सारी लाइबिलिटीज़ लिख ली। ठीक है, यू आर राइटिंग ऑल लाइबिलिटीज़ इन देयर प्रेफरेंस ऑर्डर एट्सेट्रा। यहाँ जब हमने क्लेम से स्टार्ट किया, सो वी स्टार्ट विद द अवेलेबल कैश बैलेंस, जो हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस होता है उससे शुरू करते हैं। या अगर हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट रियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सो इस बैलेंस में से वी विल कीप द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड। सो कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, जो मिनिमम कैश बैलेंस आपको रखना है वो इसमें से माइनस कर दोगे। मान लो तुम्हारे पास जो कैश बैलेंस है ये है 20,000, बट अब आपको 5,000 मिनिमम रखना है, तो आप 5,000 इसमें से सेपरेट कर लो और 15,000 को यू डिस्ट्रीब्यूट इट, यू यूज़ इट टू पे डिफरेंट लाइबिलिटीज़ एज पर देयर प्रेफरेंस ऑर्डर। सो इससे क्या होगा कि 15,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 5 आपके पास बच गया। ठीक है, अब एंड में जाके जब आपको लगेगा कि इस बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, तो उस स्टेज में जाके आप क्या करोगे, आपके पास उस टाइम लास्ट में जो कैश रियलाइजेशन होगा इसमें आप ऐड कर देंगे कैश बैलेंस केप्ट नॉट नीडेड, जो अब आपको ज़रूरत नहीं है। तो एंड में आके आप इसी अमाउंट को 5,000 को ऐड कर दोगे और फिर जो टोटल अमाउंट है उसको आप यूज़ करोगे लाइबिलिटीज़ पे करने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनिमम कैश बैलेंस का पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। अगर हमें कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ के लिए प्रोविज़न करना है, जैसे मान लो आपके पास कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, तो उसके लिए आपको प्रोविज़न बना के रखना है सपोज 20,000 का। अब जब कोर्ट केस सेटल होगा तो उसकी फाइनल पेमेंट हो जाएगी, है ना। या आपके पास डिस्काउंटेड बिल्स हैं, या आपके वर्कमैन्स का कॉम्पनसेशन का कुछ क्लेम डिस्प्यूटेड है, मतलब अभी डिस्प्यूटेड अमाउंट है, फाइनल अमाउंट नहीं है, तो आप उसके लिए कुछ अमाउंट सेपरेट रखना चाहते हो। तो इसकी वर्किंग ये कैश बैलेंस की तरह ही है, बस थोड़ा सा डेट्स का फ़र्क पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, बिगनिंग में यू विल मेक प्रोविज़न फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। आप कैश का प्रोविज़न कर लोगे, अलग कर लोगे उतना पैसा, और जो भी इसके ड्यू डेट होगी, मतलब जब ये केस सेटल हो रहा है या जब आपके डिस्काउंटेड बिल्स की ड्यू डेट आती है, उस डेट को आप एडजस्टमेंट करोगे फॉर पेमेंट। मतलब पेमेंट जितनी भी है उसकी एडजस्टमेंट करके फिर फाइनल अमाउंट लिख लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमारी स्टेटमेंट बन रही है। यहाँ आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं जो भी आपकी बैलेंस शीट में बुक्स में गिवन है ना। तो यहाँ आपके पास शुरू में जो कैश बैलेंस सबसे पहले आया, मान लो 20,000। अब आपका एक केस पेंडिंग है, से फॉर 15,000 का आपका केस पेंडिंग है, उसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट है 15,000 और इसकी जो सेटलमेंट होनी है, सपोज इसकी जो नेक्स्ट डेट है जिसमें ये केस का फैसला आना है वो है से 30th ऑफ नवंबर। ठीक है, तो अब शुरू में हमने क्या किया, वील मेक कैश प्रोविजन फॉर दिस लाइबिलिटी। जो भी लाइबिलिटी का नाम है, चाहे वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो या बिल्स डिस्काउंटेड है, उसके लिए कैश प्रोविजन कर लिया, ये कैश अलग कर ली। सो जैसे आपकी पॉकेट में 20,000 रुपीज़ पड़े हैं, आप 15,000 अलग
बैक पॉकेट में सिक्योर कर लेते हो कि ये मुझे यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें मेरा खर्चा आएगा, है ना। तो अभी के लिए जितनी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं इनको आप ये 5000 पे कर दोगे। उसके बाद जैसे जैसे नेक्स्ट रियलाइजेशंस होंगे आप उनको एज़ यूजुअल जो आपकी वर्किंग है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ करोगे, पे करते रहोगे। अब एंड में जब ये ड्यू डेट आएगी इसकी, जैसे इसकी ड्यू डेट है 30 नवंबर, तो 30 नवंबर को आपका जो कोर्ट की रूलिंग आ जाएगी या डिस्काउंटेड बिल्स हैं तो सामने वाले पर्सन का पता चल जाएगा कि वो पे कर सकता है कि नहीं। तो उस टाइम जो कैश रियलाइजेशंस हैं, मान लो आपके पास उस टाइम 50,000 के कैश रियलाइजेशंस हुए। अब आप इसमें इस 15,000 की एडजस्टमेंट करोगे। मान लो बिल्स डिस्काउंटेड थे, सामने वाले पर्सन ने पूरा पे कर दिया, ठीक है, तो आपका ये जो 15,000 यहाँ सेपरेट किया था ये पूरा आपके पास बच गया। सो कैश प्रोविजन नॉट नीडेड, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐड कर दो, पैसा उस पॉकेट में से निकाल के मेन अगली पॉकेट में रख लो कि अब ये यूज़ करना है ना। अब मान लो जो सामने वाला पर्सन है वो आपका इंसॉल्वेंट हो गया। अभी मैं डिस्काउंटेड बिल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो पर्सन जो है, ये अगर बिल्स की बात करें, पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया एंड ही कैन पे ओनली 20 पैसा इन अ रुपी, दैट मीन्स ही कैन पे ओनली 20%। 20 पैसा इन अ रुपी, रुपी होता है 100 पैसे का, तो 20% पे करेगा, मतलब 15,000 में से वो पर्सन 20% पे करेगा, दैट इज़ 3,000, है ना। तो बाकी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपने प्रोविज़न किया था 15,000 का, जिसमें से आपको पे करना पड़ रहा है 12,000। तो अब कितना कैश प्रोविज़न है जो आपको नहीं चाहिए। आपने ये पैसा अपनी पॉकेट में अलग रखा था 15,000, इसमें से 12,000 आपको देना पड़ गया, तो आपको 3,000 अभी भी बच गया। सो जैसे डिस्काउंटेड बिल्स हैं तो इनमें तो आपकी लाइबिलिटी सर्टेन होती है ना, तो आपका पैसा बच भी सकता है, ज़्यादा तो नहीं लिया जाएगा ना। अब मान लो ये बिल्स की जगह पर ये कोर्ट केस की बात हो रही है, ठीक है। अब आपका कोर्ट केस पेंडिंग था, अब कोर्ट की रूलिंग आ गई कि आपको पेनल्टी लगेगी और आपको 10,000 पे करना है। स्टिल आपका 10,000 खर्च हो जाएगा, 5,000 बच जाएगा, वो ऐड कर दोगे प्लस 5,000। बट अगर कोर्ट की रूलिंग में आपका जो पेमेंट है, क्लेम है, वो डिस्प्यूट जो था वो ज़्यादा पर रिजॉल्व हुआ, कोर्ट की रूलिंग आई कि नहीं आपको 15 नहीं, आपको तो 20 का कॉम्पनसेशन पे करना है, ठीक है। तो अब आपका क्या यहाँ पे सिनेरियो रहेगा, आपने 15,000 पिछली पॉकेट में अलग रखे थे, अब 20 पे करने पड़ रहे हैं। सो आपका कैश एक्स्ट्रा लग जाएगी, कैश एक्स्ट्रा पेड और एडिशनल पेमेंट, ठीक है, फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी कितनी हो गई, और 5,000 पे करना पड़ गया। तो अब कैश कम हो जाएगी, 45 बचेगी, इसको बांट दोगे। तो एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपको पैसा मिलेगा ही, कई बार ज़्यादा भी लग सकता है, तो माइनस भी करना पड़ सकता है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा पार्टनर्स टेकिंग ओवर एसेट्स। सो अब आ जाते हैं एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। सो अगर आपका कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो उसकी वर्किंग कैसे करते हैं। अब मान लो ए, बी और सी पार्टनर है, जब इनकी पेमेंट की बारी आ रही है, जब कैश रियलाइजेशंस हो रहे हैं, सपोज इनका बैलेंस उस टाइम पर, मतलब हम सिर्फ उस केस की बात कर रहे हैं जब एसेट टेकन ओवर है, उससे पहले तक तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है ना। सो मान लो यहाँ पर जो अब तक की पेमेंट्स कर दी थी तो बैलेंस आ गया था 50,000, 42,000 एंड से आ रहा है बैलेंस 55,000, ठीक है। ये बैलेंसेस है, सपोज ये पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं, ओके। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास है बैलेंस, सपोज कैश अवेलेबिलिटी उस टाइम पे जो कैश रियलाइज हुई है वो है से 78,000, ठीक है। और एक कोई इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, वो ले गया ए, टेकन ओवर बाय ए फॉर से 12,000। अब हम ए को सीधे एसेट नहीं दे सकते क्योंकि इनकी जो पेमेंट होगी इसका एक ऑर्डर है, या तो हमने
पीसीएम मेथड से इनका पेमेंट ऑर्डर डिसाइड किया हुआ है, या हम मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो पेमेंट हमें एक प्रोसीजर में लेनी होती है, सो हम सीधे उसको एसेट नहीं दे सकते हैं। हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज कैश इक्विवेलेंट। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 टेकन ओवर बाय ए, वो ए लेके जा रहे हैं, लेकिन फर्म को इसके इक्विवेलेंट बेनिफिट मिल जाएगा 12,000 का। सो टोटल हो गया 90,000। अब ये 90,000 आपके पास है, इसे आपको पार्टनर्स में बांटना है। सपोज आपका जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है उसमें पेमेंट ऑर्डर ये कह रहा था से आपको पे करना है फर्स्ट 5,000 टू सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 16,000 है, वो ए और सी में बांटना है इक्वली, और बाकी जब भी बैलेंस आएगा वो इक्वल बटेगा, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर है। ये मान लो इसमें से अभी तक ऑर्डर हमने शुरू ही नहीं किया, ये सबसे पहले इनकी पेमेंट होनी थी, पहली पेमेंट आप पार्टनर्स को कर रहे हो, और इस स्टेज पे ये फॉर्मेट। तो अभी आपने क्योंकि ऑर्डर शुरू नहीं किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पे टू सी कितना कर देंगे, 5,000, ठीक है। इसमें से 5,000 सी को दे दो, उसके बाद 85,000 बच गया। अब क्या करने, नेक्स्ट 16,000 टू ए एंड सी, वो ए और सी को बांट दो। तो एज इट इज ही बांटना है, कोई इसमें मतलब आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आप यही मान के चल रहे हो कि ये कैश इक्विवेलेंट है और ये टोटल अमाउंट है। अच्छा, अब ये आ गया 69,000। अब ये पार्टनर्स को, क्योंकि उसके आगे सब कुछ ए बी सी को इक्वली दे देना है, तो आप यहाँ पर 69,000 इनको इक्वली बांट दोगे, 23,000 23,000 23,000, और इसके बाद आप लिखोगे बैलेंस, है ना। अब जब आप ये बैलेंस लिख लोगे, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, ये बैलेंस ड्यू है। अच्छा, ओके, ठीक है ना। अब इसके आगे और भी जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे करोगे, सारा क्वेश्चन एज इट इज़ चलेगा। तो जो एसेट टेकन ओवर है उसको सिर्फ आपको इक्विवेलेंट कैश लेके पार्टनर्स को बांट देना है। अब होगा यहाँ पर क्या कि जब बारी आएगी पैसा देने की कि इतना ए को पे करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस अमाउंट में हम ये मान के चलेंगे कि ये उसको 32,000 जो यहाँ पे दिया, इसमें से वो 12,000 तो उसने एसेट उठा लिया है। तो आप यहाँ सिर्फ एक नोट दोगे, नंबर 1 नोट। नोट में क्या लिखोगे, द टोटल पेमेंट, जो इसकी ए की टोटल पेमेंट है, ए ऑफ 31,000 इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट जो वो लेके जा रहा है 12,000 की, और बाकी होगी कैश पेमेंट, कितनी हो जाएगी 19,000 की। तो इसकी टोटल पेमेंट, सारी इसकी पेमेंट कैश में नहीं होगी, इसमें से जितनी वो एसेट ले गया वो एसेट है, बाकी कैश पेमेंट है। बी और सी को कैश पेमेंट हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ए जो एसेट लेके गया था, तो हम ये मान लेते हैं कि जितना उसको पेमेंट हो रही है उसमें से उतनी जो डिफरेंस वो कैश एसेट का है, बाकी कैश में है। सो हमें क्या करना है, एसेट्स के लिए एसेट्स को फर्म का रियलाइजेशन मानना है, क्योंकि फर्म को ही मिलेगा ना क्लेम। तो सो इसको कैश इक्विवेलेंट मान के फर्म के बैलेंस में ऐड कर दो। अब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो और रेलेवेंट पार्टनर के लिए नोट डाल दो कि इसके पैसे में इतनी एसेट इंक्लूडेड है। सेम चीज़ हम करेंगे अगर हम कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैश रियलाइजेशन है 78,000, कैश इक्विवेलेंट फॉर इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, जो इन्वेस्टमेंट लेके गए हैं उसका कैश इक्विवेलेंट है 12,000, सो 90,000 हो गया। अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकाला, 1,47,000 पे करने, 90 यहाँ पर है, 57,000 वो दे दिया ए बी और सी को इक्वल रेशो में, है ना। यही होता है ना MPL, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। 19,000 19,000 19,000, ठीक है। अब बैलेंस कितना बच गया,
35,000, 23,000 और 31,000. So use available balance, available cash to pay. तो इनको ये पेमेंट कर दोगे, है ना. आपके पास जितना पैसा अवेलेबल है वो इसके लिए सफिशिएंट है. आपने पे कर दिया, ठीक है ना. अब यहाँ ये जो पेमेंट की है यहाँ पर आपको यही नोट वापस लिखना है. नोट क्या है कि पेमेंट ऑफ 31,000 टू ए इंक्लूड्स कैश एंड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट 12,000 पे, तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो होगा कैश. ठीक है ना. सो इस तरह से कोई भी मेथड हो, हमें सिर्फ उसको कैश के इक्विवेलेंट मान लेना है कि ये भी हमें मिल रहा है, तो हम उसको टोटल कैश अवेलेबिलिटी में ऐड कर लेते हैं. ठीक है. सो आपने इसे टोटल कैश अवेलेबिलिटी में यहाँ पर ऐड कर लिया तो आपका पैसा बढ़ गया. ये कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट हो गया. दोनों केसेस में यही करना है. अब पैसा बांट दो, कुछ नहीं है. एंड में आके एक नोट बना दो कि जो ए को जा रहा है ना पेमेंट, वो सारी पेमेंट उसकी कैश में नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट में है भी. अब मान लो एक ही जगह पे सपोज बी या सी लेके जा रहे होते, स्टिल बात वही होनी थी. फर्म के लिए वो इक्विवेलेंट कैश है, फर्म तो ऐड करेगी. अब नोट जो है वो यहाँ नहीं आएगा, बी या सी जो भी एसेट लेके जा रहे हैं उसमें आ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी विल बी वर्किंग फॉर दीज 3 पॉइंट्स इन एनी question. So I hope it is clear. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.